नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद बीजेपी प्रवक्ता जयराम सिंह परमार ने गुस्सा किया जाहिर। एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी के चलते देश का नाम होता है खराब। हमें एयर इंडिया में नहीं मिलती कोई सुविधा। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बड़ी मांग। मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच की रखी मांग। कहा सुरक्षा पर अधिक देना चाहिए ध्यान। ऋषिकेश में विमान हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए की गई पूजा अर्चना, पीड़ितों के लिए की गई प्रार्थना और गंगा आरती। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा इससे पूरा वातावरण दुखद। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने की व्यापारियों और उद्योगपतियों से बात। व्यापारियों उद्योगपतियों ने कई मुद्दों को लेकर जताई अपनी नाराजगी। डिप्टी सीएम ने कहा जल्द करूंगा एक आधिकारिक बैठक। ओडिशा सरकार का 1 साल पूरा। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए किया काम। कटक में बनी 97% लखपति दीदी। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से देश के नेता लगातार दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता जयराम सिंह परमार ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी आती है तो देश का नाम खराब होता है, तो वहीं बाकी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें एयर इंडिया में ऐसी कोई सुविधा नहीं दिखाई देती। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि ये वास्तव में एक दुखद घटना है, लेकिन जो लोग इस पर टिप्पणी कर रही हैं और नेताओं से इस्तीफा मांग रहे हैं वो लोग राजनीति के अलावा कुछ नहीं जानते। एक बात बताता हूँ कि गेटविक से अहमदाबाद और अहमदाबाद से गेटविक मैं AI 172 में आया। मैं गेटविक से अहमदाबाद आ रही ये यहाँ से जाने वाली थी, मैं उसी फ्लाइट में आया था। विमान भी यही था। खास करके ये पॉपुलर फ्लाइट है क्योंकि डायरेक्ट आती है और गुजराती, खास करके अहमदाबाद और गुजरात के लोग और गुजरात के आसपास में राजस्थान, साउथ राजस्थान वाले भी, नजदीक के महाराष्ट्र वाले भी ये फ्लाइट पसंद करते हैं क्योंकि लंदन से डायरेक्ट आती है गेटविक से। मैं भी इसी फ्लाइट में 3 दिन पहले, मैं 6 तारीख रात को ही बैठा था। मुझे 2-3 चीजें नजर आई। मैं वैसे तो पता नहीं, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। हमें बहुत दुख हुआ। मैंने टेलीविजन के माध्यम से जब ये क्रू मेंबर को देखा, इसकी मौत हुई, तो मुझे थोड़ा सेंटिमेंट्स ये भी लगा। लेकिन ये तो भाग्य की बात है, भाग्य की रेखा है। अपनी डेस्टिनी हम तय नहीं कर सकते, हमें कितना जीना है, कब मरना है। लेकिन दुख की बात यह है कि एयर इंडिया जैसी, जहां इंडिया का नाम आता हो और मां भारती की हम परम वैभव शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें अपने देश का भी नाम खराब होता है। तो एयर इंडिया फ्लाइट की फैसिलिटी दूसरे एतिहाद से लेके एमिरेट्स, लुफ्थांसा, सिंगापुर एयरलाइंस, दूसरी भी बहुत इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मैं घुमा हूं, इनकी जो खास करके फिजिबिलिटी और जो है वो बहुत बढ़िया होती है। कम नसीबी रही कि एयर इंडिया में कुछ नहीं दिखने वाला था। हमारे सीट के अगले में वो GPS सिस्टम जो लगा हुआ है वो भी चालू नहीं था। बाकी के सभी इंटरनेशनल फ्लाइट में प्लेन कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, वो सब दिखता है। इसमें ये बंद था। इंटरनल टेलीफोनिक सुविधा भी नहीं थी, सीट की भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, आगे डेस्क भी बहुत खराब हुआ। तो मतलब जो जिसका आप पैसा लेते हो, तो इसमें ऐसा तो मुझे कुछ नहीं देखा। हाँ, एक चीज है, मैं अवश्य बताऊंगा आपके माध्यम से कि टेक्निकल क्या हुआ, वो तो मैं एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक बात बताता हूं कि टेक ऑफ और लैंडिंग तो बहुत बढ़िया हुआ था। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है हवाई मुसाफरी का, तो वो तो बढ़िया था, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ कि पायलट और वो तो सही थे, लेकिन कौन जाने क्या किसकी भाग्य ने क्या बदकिस्मती। लेकिन मेरा तो AC फ्लाइट में 2 दिन पहले ही आया था, तो थोड़ा सेंटीमेंट ऐसा रहता है कि भाई सब बच जाते तो अच्छा होता। कहीं न कहीं टेक्निकल या तो मेंटेनेंस की खामी कहने से कि इसके कारण इस तरह क्या जी, टेक्निकल फॉल्ट या कहीं न कहीं मेंटेनेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। हम मेंटेनेंस का तो अवश्य मैं बताता हूं कि मेंटेनेंस तो नहीं हुआ होगा। और ये 9:30 को तो फ्लाइट आती है यहाँ, रेगुलर इसका टाइम 9:30 है, 8:30 को वहीं से उड़ती है और यहाँ की इंडिया के टाइम से 9:30 पे यहाँ आती है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। वापिस 1:10 को जाती है वही फ्लाइट, 172, 171 हो जाती है। तो
ये टेक्निकल तो महज कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी। दोनों इंजन शूट हो गए, टेक ऑफ नहीं पाए, थ्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए, लिफ्टिंग नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। लेकिन बदकिस्मत ये रही कि अपना इंडिया का भी नाम खराब होता है, क्योंकि एयर इंडिया के पीछे इंडिया भी लगता है, तो इससे ज्यादा दुख होता है। और पूरे दुनिया में एक भी इंसान का मृत्यु होता है तो अभी दुख होता है, तो इतने सारे लोग मर गए तो हाँ। कल अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, 242 पैसेंजर्स में थे, बाकी क्रूज थे, ऐसे मिलाकर करीब 260 के लगभग लोग। और उसमें जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है वो कॉलेज का हॉस्टल था, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ पर थे, खाना खा रहे थे, मेज थी, उसके ऊपर गिरने से वहाँ के स्टूडेंट की भी मौत हुई है। करीब लगभग 260-70 लोगों की मौत इस हादसे में हुए। मुझे लगता है बहुत दर्दनाक हादसा ये हुआ है। 1972 के बाद मुझे तनिष्क हमारा जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 300 लोग लगभग उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद में सबसे बड़ा ये हादसा माना जाता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि करीब 270 लोगों की जान इसमें गई है। मैं संवेदना तो व्यक्त करता हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अमित भाई है, देश के सर्वमान्य जो नेता है, बड़े से बड़े नेता, वहाँ पर तुरंत हाल पूछने गए थे। उन्होंने जो इंजर्ड है उनके यहाँ भी गए, जो मृतक है उनके परिजनों की भी, मतलब जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पर जाके उन्होंने उनसे भी बात की है। बहुत मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना गलत और इतना बुरा हादसा ये हुआ है। और सभी जो मृतक है उनके प्रति मैं संवेदना यहाँ व्यक्त करता हूँ। अमित शाह मोदी जी वहाँ पे तुरंत मौजूद थे, लेकिन फिर भी विरोधक है उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है कितने अपरिपक्व, ऐसे मैं कहूँगा इमैच्योर्ड ये लोग हैं। जब देश में वार हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब भी इन लोगों को कोई इसमें सीरियसनेस नहीं था। प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन करना चाहिए, अमित भाई ने रिज़ाइन करना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं। तो जैसे बचपन स्टेटमेंट अपोजिशन की तरफ से हो रहे थे, जब पूरा देश हमारे सेना की तरफ देख रहा था, पूरा सभी का ध्यान इस वार के ऊपर लगा हुआ था, इस ऑपरेशन के ऊपर लगा हुआ था, तब इनको मज़ा आ रहा था कि बस हम इनका रिज़ाइन कैसे मांगे, इनको गलत कैसे ठहराए। मुझे लगता है देश के प्रति भी इनको कोई संवेदना नहीं है अपोजिशन वालों को। और कल तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके बाद भी ये लोग ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है राजनीति के सिवा इन लोगों को कुछ आता ही नहीं और करना भी नहीं है। इतना इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश पूरा पाकिस्तान के साथ में हमारा वार हो रहा है और उसमें भी इतनी गलत टिप्पणी ये लोग करते हैं। रिजाइन मांग रहे प्रधानमंत्री जी का, अमित भाई का। कल भी क्या क्या बकवास ये लोग कर रहे थे। मुझे लगता है इनको कोई गांभीर्य किसी विषय का नहीं है, सीरियसनेस नहीं है इनकी तरफ, मतलब इनके बारे में कहना भी, मुझे लगता है टिप्पणी भी करना, क्योंकि सब पूरे देशवासी देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, कितना गलत हादसा हुआ। और प्रधानमंत्री कितना तुरंत वहाँ पर खुद पहुँच गए, अमित भाई पहुँच गए, सारे मिनिस्टर वहाँ पर पहुँच गए हैं। और इनको बस गपशप करने में मज़ा आ रहा था, इनको कुछ तो भी मतलब फालतू बड़बड़ करने में मज़ा आ रहा था मुझे लगता है। इसलिए इन्होंने अपना जो थोड़ा सीरियस है तो अभी पूरा खो दिया है। कोई मतलब इन जो बकवास कर रहे हैं, मैं कहूँगा जो बिना मतलब की बातें ये लोग कह रहे हैं, लोगों का इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें विमानों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि ड्रीम लाइनर 787 में पहले से ही तकनीकी खराबी थी। हम हवाई यात्रा का निजीकरण कर रही हैं और इसीलिए हमें सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। तो जब सारे एविएशन सेक्टर में इतने हवाई उड़ान में सारे वृद्धि होते हैं, लोगों को आज हवाई उड़ान कोई लक्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। हवाई उड़ान ये कोई मजा लेने के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंद हो चुके हैं और इसके चलते सवारी की संख्या भारी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमें होना चाहिए इस सेक्टर में, जिसमें मुझे लगता है कि
और ज्यादा ध्यान देने आवश्यक होना चाहिए था, क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर की बात हो रहे हैं 787, कहे जाते हैं कि इसमें टेक्निकल स्नैग, पहले भी इसका टेक्निकल स्नैग की खबर थी, और ये भी कहे जा रहा है कि ये 2024 साल के भीतर ही ये सारे टेक्निकल स्नैग जो थे, जो खामियां थी, वो सारे ठीक करा लिया जाएगा, ये भी खबर आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि जब हम एक तरफ हवाई सफर को, हवाई सेक्टर को हम प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन करने के समय हमें ये सेफ्टी और सिक्योरिटी जो फीचर है, इसमें हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए नहीं, ये हमें देखना चाहिए। अभी अमेरिका से एक्सपर्ट आएगी, यूरोप से एक्सपर्ट आएगी, हर एक्सपर्ट आएंगे, ब्लैक बॉक्स निकल आ जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे कहने का मतलब यह है कि ये होने की पहले हम क्या और सारा और कुछ अगर सावधानी बरतते थे तो इस तरीके की हादसा की क्या हम रोक पाते थे। हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा सावधानी बरतना जरूरी था, जो सावधानी बरतने के चलते इस तरीके की दुखद हादसा से हम खुद को बचा सकते थे। ये ऐसा कोई हालत हुई थी या नहीं, इसका एक विस्तार से जांच पड़ताल और तफ्तीश होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि निष्पक्ष एक एजेंसी के द्वारा ये जांच पड़ताल हो। और एक मैं कल भी मैं अपनी बात पे रखे थे कि एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, मतलब न्यायालय से इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। ये मेरा मांग भी है सरकार से। देखिए, वो कुछ भी कह सकते कि सारे दुनिया में इनकी कारोबार चलते हैं। अगर कल ही आप अगर देखें तो बोइंग का जो शेयर मतलब 6 से 10% गिरावट हो चुके हैं। बोइंग कंपनी का जो शेयर कल हादसे के तुरंत बाद ये शेयर को मतलब 6 से 10% ये घटे हुए हैं। मतलब ये साफ है कि बोइंग पे लोग भरोसा नहीं रख सकते, नहीं तो तुरंत ये शेयर क्यों गिरावट होगी। कंपनी तो खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसको मतलब इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ हमें देखना चाहिए कि हमें और हमारे देशवासियों की इसके चलते जान गंवाने ना पड़े। और जान गंवाने का पहले हम लोग क्या क्या सावधानी हम लोग अपनाए थे, ये भी हमें देखना चाहिए। और अगले दिन में क्या क्या सावधानी हमें अपनाना जरूरी है, इसका भी पूरा चर्चा होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश में लोग, फिर भी मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में हवाई सफर ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, ये जरूरतमंद चीज हो चुके हैं। तो ये जरूरतमंद चीज को देखते हुए हमें और ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान AI-171 के पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना और गंगा आरती की। इसको लेकर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि दुर्घटना स्तब्ध करने वाली है और विचलित करने वाली है और इससे पूरा वातावरण दुखद है। वेरी शॉकिंग, वेरी डिस्टर्बिंग, हार्ट ब्रेकिंग। इतना सैड है पूरा वातावरण, पूरा देश, पूरा समाज। आज उनकी जो हमको छोड़कर चले गए, उनकी आत्मा के लिए परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर हजारों लोगों ने आरती की। और साथ ही साथ जो घायल हो गए हैं वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे। और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सबके लिए भी प्रार्थना की ताकि उनको भी प्रभु शक्ति प्रदान करे, ताकि उसको सहन कर सके। पायलट से लेकर क्रू मेंबर से लेकर और जितने भी लोग उसमें थे, और साथ ही साथ जहां प्लेन गिरा वो सारे डॉक्टर्स भी और अन्य लोग भी शिकार हुए हैं। उन सबके लिए प्रार्थना की। और हमारे बड़े ही प्रिय गुजरात के पूर्व CM विजय भाई रूपाणी बड़े प्यारे व्यक्ति थे, तो भगवान को प्यारे हो गए। भगवान सबको सदगति प्रदान करे और शक्ति प्रदान करे। इसके लिए आज वो आरती भी, गंगा आरती भी आज हजारों लोगों ने
उन सब के लिए समर्पित किया ताकि उनको शांति मिले। प्रधानमंत्री ने मौके पर जो फोन बंद कर दो उसको। जो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा भारत मेरा परिवार है, और भारत मेरा परिवार है वो केवल कहते नहीं है, जब भी कोई दुख की घड़ी होती है या सुख की घड़ी, हर समय वो साथ होते हैं। इसलिए वो वहां पर गए और वहां जाकर उन्होंने एक एक से जो बचे उस व्यक्ति से भी बात की, और जो चले गए उनके लिए दुख प्रकट किया, और जो परिवारजन थे, जो घायल जन थे, उन सब से भी उन्होंने मुलाकात की व्यक्तिगत रूप से। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया ये, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इसी को पूजा मानते हैं, इसी को ध्यान मानते हैं, धर्म मानते हैं। जब कोई दुख में हो, उसके दुख को शेयर करना और उसको हिम्मत बंधाना, बस भगवान उनको भी दीर्घायु प्रदान करे। यहाँ पर सबकी आंखें नम थी, सब अपने भाव भी प्रकट करना चाहते थे, लेकिन सबकी तरफ से आज यहाँ मौन रखा गया उन सब के लिए, ताकि वे अपनी सदगति को प्राप्त करें और सब शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घरों को आए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने व्यापारियों और उद्योगपतियों की ओर से उठाए गए मुद्दों का जिक्र किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और 2021 के बाद पेश की गई औद्योगिक नीति से उनमें काफ़ी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि नीतिगत प्रोत्साहन ज़्यादातर बड़े समूहों को दिए गए हैं, जबकि आम उद्योगपतियों को छोड़ दिया गया है। मैं उनके साथ एक आधिकारिक बैठक करूंगा। 10 बजे ये ख़त्म हुआ और काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई और डिस्कशन की, और उनके काफ़ी सारे इश्यूज थे जो उन्होंने बात रखी, और इश्यूज बड़े जेन्युइन हैं। और आप भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू में, क्योंकि मैं जब जम्मू का बिजनेसमैन हमसे बात कर रहे थे, मैं सारे इंडस्ट्रीज थे, चैम्बर्स के भी और बाकी जितने भी इंडस्ट्री स्टेट्स हैं जम्मू सूबे के, वो सारे लोग यहाँ, उनकी टीम्स, उनके प्रधान यहाँ पे आए हुए थे। और जो उनके मुद्दे हैं, ये मुद्दे इन 5-6 महीने या 7 महीने जो हमारी सरकार है इसमें नहीं आए, इनको लास्ट 10 साल लगे। और जो खास करके जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी आई, जो बाद में जो 2021 के बाद आई जो पॉलिसी आई, उस पॉलिसी से इनको काफ़ी रिजेंटमेंट है। और जब से हम ये सरकार में बने हैं, हम जहाँ भी गए और जहाँ भी इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, बिजनेसमैन हमें मिला, और उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि जो लोकल इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की और खास के जम्मू सूबे के लोगों ने भी आज ये बात कही कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। और जब वो जो पॉलिसी के तहत जो इंसेंटिव्स आए वो कुछ उन लोगों को दिए गए जो बड़े बड़े घरानों के थे, और जो आम वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने सालों साल मेहनत करके इस इंडस्ट्री को बनाया और जो बैकबोन है इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उसको कहीं बेनिफिट नहीं दिए गए, जिसके कारण इंडस्ट्री के अंदर बेरोजगार, वो बच्चों को भी बाहर निकालना पड़ा, उससे बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ गई, और इंडस्ट्री अपनी जो है उनके ख़त्म, कईयों की बंद हो गई, कई एट दी वर्ज ऑफ क्लोजर हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं। उन्होंने वहाँ के इंडस्ट्री स्टेट्स के रख रखाव की भी बातें की, और कुछ जो हमारे इंडस्ट्री के मुलाजम हैं, ऑफिसरान्स हैं, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर की बात भी यहाँ पे लाई। तो ये चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं, और यहाँ से वापस जाके मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से बात करूंगा और उनको पूरा फीडबैक दूंगा। और मैं यहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जम्मू सूबे के, मैंने इनसे बात की है, और क्योंकि मेरा बड़ा छोटा टूर है और मैं जब वापस जाके मैं दोबारा वापस आऊँगा, मैंने इनसे लिस्ट मांगी है। मैं जम्मू में अगर ये चाहेंगे या कश्मीर में भी चाहेंगे, जहाँ भी मीटिंग करना चाहेंगे, एक ऑफिशियल मीटिंग मैं इनसे करूँगा जिसमें पूरे ऑफिसरान जो इनके इंडस्ट्री के रिलेटेड हैं सबको बुलाएंगे, और जो भी इनके मसले मसाइल हैं जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे। और कुछ चीज़ें आपको पता है कि हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि कुछ लोग जब कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास कुछ नहीं, पहले कहते थे कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे, तो आज वही लोग कहते हैं बताओ जी 8 महीना में उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है। मेरे बाद कई लोग बीजेपी के मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलते हैं, कहीं MLA बोलते हैं, LOP साहब भी बोलते हैं, लेकिन उनको एक बात समझनी चाहिए कि एक यूटी के अंदर जब IPS IAS ऑफिसर हमारे हाथ में नहीं होगा, DCs एंड SSPs हमारे हाथ में नहीं होंगे, कुछ फैसले जब हमारे हाथ में नहीं होंगे, तो कुछ उन बातों पे फिर हम कैसे उस पर फैसला लेंगे।
जब वो बात करते हैं, जब कहते हैं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूलों में प्रॉब्लम है, सड़कों में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं उन बीजेपी के भाइयों को पूछता हूं कि भैया बताओ कि आप अगर पहले आप लोग ही कहते थे कि सरकार के पास कुछ नहीं है, तो जो हमारे पास कुछ नहीं तो इसका मतलब सब कुछ एलजी साहब के पास है। तो फिर एलजी साहब जवाब दें ना भाई, क्यों नहीं काम हो रहे? जम्मू कश्मीर में सारी मुश्किलें और मुसीबतें क्यों हैं? 10 साल पहले क्योंकि पीडीपी और बीजेपी के अलायंस की सरकार थी, उन्होंने उस दौर में भी कुछ नहीं हुआ, उसकी भी रिजल्टमेंट है लोगों को। फिर जो 6 साल है दूसरी, जब स्टेट टूट के यूटी बन गई, जब एलजी गवर्नमेंट आ गई, उसके भी लोगों को गिले शिकवे हैं। और आज जब हम यहाँ पे जब मैं आपसे बात करने आया हूँ, तो आज 8 महीने के बाद हम खुद भी अफसोस विचार पे पड़ गए हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले और मसाइल जो 10 साल पहले थे, जिन मुसीबतों को से बाहर निकले के हमें वोट डाला है, क्योंकि लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो उस सरकार को कहीं न कहीं लोगों का अपने वोट पे कि हमने वोट क्यों डाला, उसके लिए भी लोग बोलना शुरू करेंगे। तो लिहाजा हम यही उम्मीद करेंगे कि जो वादा हमसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने किया है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, वो स्टेट का दर्जा हमें मिलेगा। थैंक यू। और वहीं ओडिशा सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। इसी को लेकर सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 साल पूरा किया और इस अवसर पर हमने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समावेश किया। सुभद्रा योजना हमारे राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। साथ ही सीएम ने कहा कि आज कटक में 97% लखपति दीदी हैं। 4 वर्ग है, इसी में से महिला, उसको आगे बढ़ाने के लिए, महिला को एम्पावरमेंट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए आज वहाँ एक महिला समावेश हमने कटक में आज किए थे। इसी आधार पर निश्चित रूप से जो महिलाओं का जो योजना हम कर रहे हैं, सबसे बड़ा है आज सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना 1 साल के अंदर हमने जो लाखपति दीदी करने में जो हमारा एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और महिला का जो सुभद्रा योजना काम करते करते कैसे एक दीदी ने लाखपति दीदी बन जाए, इसी आधार पर उनका इन्वेस्टमेंट पैसा जो हमने दे रहे थे सुभद्रा योजना में 1 साल में 2 किस्ती में 10,000, उसको वो उनका व्यवसाय में जैसे उनको इम्प्लीमेंट किया और बिजनेस में वो काम किया, पैसा लगाया, इसी आधार पर आज बहुत लाखपति दीदी बन गए। कटक जिला में 97% लाखपति दीदी बन गए, जो टारगेट रखा गया था। इसी आधार पर निश्चित रूप से अगले दिन में हमने उड़ीसा को समृद्ध उड़ीसा बनाने में जैसे हम योजना कर रहे हैं और मिशन जैसे डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट के नाते हमने 36 for 36 2036 के लिए 36 हम कार्यक्रम जो हम तैयार कर रहे हैं। इसी आधार पर निश्चित रूप से उड़ीसा समृद्ध उड़ीसा बनेगा, विकसित उड़ीसा बनेगा और हम आगे विकसित भारत बनाने में ग्रोथ इंजन का काम करेंगे। इसी आधार पर आज 2 साल का पहला दिन में आज कटक में जो प्रोग्राम हुआ, निश्चित रूप से सारी महिलाएं आते हुए काफ़ी उत्साह भरा वहाँ प्रोग्राम में रहते हुए लाखपति दीदियों का सम्मेलन निश्चित रूप से बहुत बड़ा अगले दिन में और महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट करने में, महिला सशक्तिकरण करने में आगे ले जाएंगे। भुवनेश्वर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन क्षेत्र से एक अंतर्राज्यीय हथियार आपूर्ति गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 अर्ध स्वचालित पिस्तौल और जीवित गोला बारूद बरामद किए गए हैं। कटक भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने उसके एयरपोर्ट थाना के अंतर्गत आज एक अंतर्राज्यीय हथियार, जो हथियार की सप्लाई करने वाले गिरोह हैं, उनका पर्दाफाश किया गया है। उनके पास से 6 फायर आर्म्स बरामद किए गए हैं और 5 अपराधी पकड़े गए। इसका डिटेल ये है कि ये जो 5 अपराधी हैं, उनमें से ये लोग 3 स्टेट से हैं। 3 लोग बलिया उत्तर प्रदेश से, 1 भिंड मध्य प्रदेश से और 1 सालीपुर कटक से ये लोकल है। ये लोग जो लोकल है वो यहाँ पे असाइनमेंट को, जो हथियार का असाइनमेंट है, उसकी डिलीवरी लेने आया था, जो फर्दर आगे सप्लाई करता। और ये लोग जो
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हैं। ये कुछ दिन से जटनी में एक जगह पर रहकर एक घर ठीक करके उसमें से ये इस सप्लाई का काम कर रहे थे। इनके पास से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिली हैं, 1 6 राउंड रिवॉल्वर मिला है, 1 सिंगल शॉट वेपन मिला है। इसके अलावा लाइव एम्यूनिशन मिला है, 1 कार मिली है इनके पास से। ये सब चीज़ें हम लोगों ने जब्त की हैं और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की तलाश की जा रही है कि कहाँ से ये ला रहे हैं और आगे किसको सप्लाई करते हैं। इस पर कई टीमें अभी लगी हुई हैं। उड़ीसा में ओनली कटक में सप्लाई करते हैं या सारा उड़ीसा में? नहीं, सारा उड़ीसा में केवल कटक में। बड़ा रैकेट होगा तो ये बड़ा रैकेट है, क्योंकि ये इसमें कई राज्यों से लोग हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रैकेट के पर्दाफाश से इस प्रकार के आर्म्स की सप्लाई में और आर्म्स के इलीगल आर्म्स के आपराधिक कामों के लिए उपयोग में रोक लगेगी। क्योंकि अभी तो हमने 6 हथियार पकड़े हैं, अभी और भी आगे हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज मिल सकता है। ये लिंक इनकी टूट जाएगी, इसके द्वारा हमें इसको अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।